अध्याय 3। अब में गहरे उतरिए। खुद को मन में तलाश मत कीजिए। समय के भ्रम को तोड़ डालिए। अब से बाहर कुछ नहीं है। आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत। अब की शक्ति में प्रवेश करना। मानसिक समय को अलविदा कीजिए। मानसिक समय का पागलपन, नकारात्मकता व दुख की जड़ें तो समय में समाई गई है। अपनी जीवन परिस्थितियों के तले जीवन की तलाश। जितनी भी समस्याएं वे मन की ही भ्रांतियां हैं। चेतना के विकास में बड़ी छलांग। बीइंग का आनंद। जाइए और तब आप पाएंगे कि आप मौत से मुक्त हो गए हैं। यही है जीवन का रहस्य। अध्याय 3। खुद को मन में तलाश मत कीजिए। अब में गहरे उतरिए। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। पूर्ण चेतना या आध्यात्मिक आत्मज्ञान के निकट पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि अपने मन की कार्यप्रणाली के बारे में अभी बहुत कुछ जानने की मुझे आवश्यकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मन की समस्या को मन के स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता। एक बार अगर आप मन की आधारभूत गड़बड़ को समझ जाते हैं, तब आपको कुछ और समझने या जानने की जरूरत वाकई नहीं रह जाती। मन की जटिलताओं का अध्ययन करना आपको एक अच्छा मनोवैज्ञानिक बना सकता है, लेकिन ऐसा करना आपको मन के पार नहीं ले जा सकता। जैसे कि पागलपन का अध्ययन करना स्वस्थ चित्तता तथा विवेकशीलता पैदा करने के लिए काफी नहीं होता। अब तक आप अचैतन्य अवस्था की आधारभूत संरचना को समझ चुके हैं, यानी मन के साथ तादात्म्य हो जाना, और यही तादात्म्यता बीइंग में अवस्थित आपके सच्चे स्वरूप के एवज में एक मिथ्या मैं को, अहम को खड़ा कर देती है। और फिर आप जीसस के शब्दों में अंगूर की बेल से कटी हुई शाखा बन जाते हैं। अहम की जरूरतें और चाहतें कभी खत्म नहीं होती। वह खुद को हरदम खुले में और खतरे में महसूस किया करता है, और इसलिए हमेशा ही भय की व अभाव की अवस्था में रहता है। एक बार अगर आप उसकी असल गड़बड़ भरी कारगुजारियों को समझ लें, तो फिर आपको न तो उसके उन अनगिनत रूपों की खोजबीन और छानबीन करने की आवश्यकता रह जाएगी जिनमें कि वह प्रकट हुआ करता है, और न ही उन रूपों को अपनी निजी समस्या बनाने की ही आवश्यकता रह जाएगी। दरअसल यह सारा प्रपंच अहम को बहुत पसंद है। मैं के अपने मायावी रूप को ऊंचा उठाने और ताकत देने के लिए उसे हमेशा ही किसी ऐसे की तलाश रहती है जिसके साथ वह जुड़ा रहे, और इसीलिए आपकी समस्याओं के साथ जुड़ने के लिए वह तत्पर रहा करता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों के लिए उनके मैं का अधिकतर हिस्सा उनकी समस्याओं के साथ बड़ी घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा रहता है। जब ऐसा हो जाता है, तब वे उन समस्याओं से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसका मतलब तो अहम को खो देना होगा। तभी तो हमारे दुख में, हमारे कष्ट में अचेतन रूप से अहम का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसलिए जब आप यह समझ जाते हैं कि मन के साथ तादात्म्यता ही अचैतन्यता का मूल कारण है, जिसमें की भावनाएं भी शामिल हैं, तब आप उससे बाहर निकल आते हैं। तब आप वर्तमान में विद्यमान रहने लगते हैं, और जब आप वर्तमान में रहते हैं, तब मन के फंदे में फंसे बिना आप उसे जैसा वह है वैसा ही रहने देते हैं। मन स्वयं गड़बड़ करने वाला नहीं है, वह तो एक कमाल का उपकरण है। गड़बड़ तब शुरू होती है जब आप अपना मैं उसमें तलाशने लगते हैं और गलती से यह समझने लगते हैं आपका मन ही आप है। तब वह मन आपका अहंकारी मन बन जाता है और आपके पूरे जीवन पर छाया रहता है। समय के भ्रम को तोड़ डालिए। मन के साथ तादात्म्यता को तोड़कर बाहर आना तो असंभव लगता है। हम सभी तो इसमें तन्मय और तल्लीन रहते हैं। आप किसी मछली को उड़ना कैसे सिखा सकते हैं? इसके लिए सूत्र है, समय के भ्रम को तोड़ दीजिए। समय और मन हमेशा ही गलबहियां डाले साथ साथ चला करते हैं। मन से समय को अलग कर दीजिए तो वह अवश्य ही रुक जाएगा, जब तक कि आप ही कभी उसका उपयोग करना न चाहें। अपने मन के साथ तादात्म्य करना, उसके साथ एकाकार व एकजान हो जाना, यह तो समय के जाल में फंस जाना है। केवल यादों और उम्मीदों में जीने को बाध्य हो जाना है। ऐसा करना अनंत रूप अतीत और भविष्य में उलझे रहने के प्रति रुचि आप में पैदा कर देता है। ऐसा करना आप में वर्तमान पल का सम्मान करने व स्वीकार करने के प्रति, उसे होने देने के प्रति अरुचि पैदा करता है। यह बाध्यता इसलिए पैदा होती है क्योंकि अतीत आपको एक पहचान दे रहा होता है और भविष्य किसी भी रूप में उद्धार, मुक्ति और उपलब्धि का वादा कर रहा होता है। लेकिन ये दोनों ही मरीचिकाएं हैं, मृत तृष्णाएं हैं। लेकिन समय की समझ के बिना हम इस संसार में कामकाज कैसे करेंगे? कुछ भी और पाने का कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाएगा। मुझे शायद यह भी पता न रहे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा अतीत ही तो मुझे वह बनाता है जो कि मैं आज हूँ। मुझे लगता है कि समय तो एक बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज है। इसे बेकार गंवा देने के बजाय हमें इसे बड़ी सूझबूझ से इस्तेमाल करना चाहिए। समय बिल्कुल भी मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह तो एक भ्रम है, एक भ्रांति है। जिसे आप मूल्यवान व महत्वपूर्ण समझें, वह समय नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो समय से बाहर है, यानी वर्तमान, अब। वही वास्तव मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। जितना अधिक फोकस आप समय पर, अतीत और भविष्य पर रखेंगे, उतना ही अधिक आप अब से सर्वाधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज से वंचित रहेंगे। यह वर्तमान सबसे मूल्यवान व महत्वपूर्ण क्यों है? पहला कारण है क्योंकि केवल यही है, जो भी है बस यही है। यह शाश्वत वर्तमान वह आकाश है, वह उपलब्ध रिक्त स्थान है जिसके अंदर आपका पूरा जीवन खुलता जाता है। एक वह कारक जो कि सतत रूप से विद्यमान रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका जीवन अब में न रहा हो, और न ही कभी ऐसा होगा। दूसरा कारण, यह अब की ऐसा एकमात्र बिंदु है जो कि आपको मन के तंग कारागार से परे ले जा सकता है। यही एकमात्र वह बिंदु है जहां आप बीइंग के काल निरपेक्ष और निराकार प्रदेश में पहुंच सकते हैं। अब से बाहर कुछ नहीं है। अतीत और भविष्य क्या वास्तविक नहीं है? कभी कभी तो वे वर्तमान से भी अधिक वास्तविक हो जाते हैं। आखिर यह अतीत ही तो है जो यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं, और यह भी कि वर्तमान को हम कैसे देखें और कैसे उसमें बर्ताव करें। और हमारे भावी लक्ष्य ही तो यह निर्धारित करते हैं कि हम वर्तमान में क्या करें। आपने अभी तक उस मुख्य बात को ग्रहण ही नहीं किया है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप उसे मानसिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन उसे समझ ही नहीं सकता है, उसे तो केवल आप समझ सकते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। क्या आपने अब से बाहर कभी कुछ अनुभव किया है? अब से बाहर कभी कुछ किया है? कभी कुछ सोचा है या कुछ भी महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी आप कर पाएंगे? अब से बाहर कुछ भी घटना या होना क्या संभव है? जाहिर है कि इसका उत्तर स्पष्ट है ना? कुछ भी अतीत में नहीं हुआ, वह अब में ही हुआ है। कुछ भी भविष्य में नहीं होगा, वह अब में ही होगा। जिसे आप अतीत मानकर सोचते हैं, वह पूर्ववर्ती अब की स्मृति का अनुरेख ही तो है, जिसे मन में संग्रहित किया गया है। जब आप अतीत को याद करते हैं, तब उस स्मृति के अनुरेखन को ही पुनः देख रहे होते हैं, और ऐसा आप अब में ही कर रहे होते हैं। भविष्य एक काल्पनिक अब है, मन के द्वारा गढ़ लिया गया। भविष्य जब आता है, तब वह अब के ही रूप में आता है। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, आप वह अब में ही कर रहे होते हैं। भूत और भविष्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। वह तो बस सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। इसी तरह से भूत और भविष्य भी शाश्वत वर्तमान के प्रकाश, शक्ति और सच्चाई के धुंधले परावर्तन ही है। उनकी वास्तविकता अब ली हुई होती है। उधार जो कुछ मैं यहाँ कह रहा हूँ, उसका सार्थत्व मन द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन ज्यों ही आप इसे समझ लेंगे, त्यों ही आपकी चेतना मन से हटकर बीइंग में चली जाएगी, समय से हटकर वर्तमान में, विद्यमान में चली आएगी। फिर अचानक ही हर चीज जीवंत महसूस होने लगेगी, ऊर्जा प्रसारित करने लगेगी, बीइंग को अभिव्यक्त करने लगेगी। आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत, प्राणों पर संकट आने जैसी किसी स्थिति में चेतना का समय में से हटकर वर्तमान में आ जाना कभी कभी सहज स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। अतीत और भविष्य में रमने वाला व्यक्तित्व कुछ पलों के लिए उनमें से निकल आता है और प्रबल चैतन्य उपस्थिति में आ जाता है, जो कि स्थिर भी होती है और बहुत सचेत भी।
तब जो कुछ किए जाने की आवश्यकता होती है, ऐसी अनुरूप क्रिया उस चैतन्यता से ही निकल कर आती है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े खतरनाक कारनामों में शामिल होना पसंद करते हैं, जैसे पर्वतारोहण, कार दौड़ इत्यादि। हालांकि वे नहीं जानते कि वे खतरनाक कारनामे ही हैं जो उन्हें अब में आने को मजबूर कर दिया करते हैं, ऐसी अत्यंत सचेत व सजीव अवस्था में आने को, जो कि समय से मुक्त है, समस्याओं से मुक्त है, विचार से मुक्त है और व्यक्तित्व के भार से मुक्त है। वहां वर्तमान पल से एक क्षण के लिए भी चूक जाने का मतलब होता है मौत। दुर्भाग्य यह है कि उस अवस्था में होने के लिए वे किसी खास क्रियाकलाप पर, किसी खास गतिविधि पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आपको अब में प्रवेश करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही हर पंथ व परंपरा के पुरोधाओं ने अब को आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत बताया है। इसके बावजूद यह एक रहस्य जैसा ही बना रहा है। निश्चय ही इसे गिरजाघरों और मंदिरों आदि में नहीं सिखाया पढ़ाया गया। अगर आप चर्च जाएं तो वहां आपको गोस्पल के पाठ में ऐसा कुछ सुनाई देगा, कल के लिए कोई विचार मत लाओ, क्योंकि कल तो अपनी बातों की देखभाल खुद कर लेगा। या जो भी कोई हल पर हाथ रखता है लेकिन पीछे की तरफ देखता है, वह ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं है। या वहां आप सुंदर फूलों के लिए सुनेंगे कि वे आने वाले कल के बारे में व्यग्र नहीं रहते, बल्कि काल निरपेक्ष अब में सहजता से रहते हैं और ईश्वर की तरफ से उन्हें भरपूर दिया जाता है। दरअसल इन शिक्षाओं की गहराई और मूल भावना को आमतौर पर समझा और पहचाना ही नहीं गया। किसी ने इस बात को जाना ही नहीं कि उनका मतलब है कि जीवन इसी तरह से जिया जाए और इससे अपने अंदर एक गहन आंतरिक रूपांतरण लाया जाए, जिनका समूचा सार यही है, अब की तलवार की धार पर अकेले चलना। यानी वर्तमान में इतनी परिपूर्णता से, इतनी पराकाष्ठा से विद्यमान रहना, उपस्थित रहना कि कोई समस्या, कोई दुख या ऐसा कुछ भी जो आपके स्वरूप में आप नहीं है, वह बचा रह सके। अब में यानी समय की अनुपस्थिति में आपकी समस्त समस्याएं विलुप्त हो जाती हैं। दुख के लिए समय तो एक आवश्यकता होता है, इसलिए वह अब में जी ही नहीं सकता। महान जैन गुरु रिंजी अपने विद्यार्थियों के अवधान को समय से परे ले जाने के लिए अक्सर अपनी उंगली उठाकर धीरे से पूछा करता था, इस पल में क्या कोई अभाव है? एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर मन के स्तर पर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बनाया ही इस तरह गया है कि यह आपके अवधान को अब की गहराई में ले जाए। ऐसा ही एक अन्य प्रश्न जैन परंपरा में पूछा जाता है, अगर अब नहीं तो कब? इस्लाम की रहस्यवादी धारा सूफी मत की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु भी अब ही है। सूफियों में एक कहावत कही जाती है, सूफी वर्तमान पल का पुत्र होता है। और सूफी मत के महान उपदेश और कवि रूमी का तो उद्घोष यही रहा है, भूत और भविष्य तो पर्दा डालकर ईश्वर को हमारी नजर से ओझल कर देते हैं, इसलिए इन दोनों को जला डालो। 13वीं शती के आध्यात्मिक शिक्षक मिस्टर एकहार्ट ने इन सब बातों का सारांश इन शब्दों में दिया है, समय ही है जो प्रकाश को हम तक नहीं आने देता है। ईश्वर को पाने में समय से बड़ी कोई बाधा नहीं है। अब की शक्ति में प्रवेश करना। अभी कुछ पल पहले जब आप वर्तमान की शाश्वतता और भूत व भविष्य की असत्यता के बारे में बता रहे थे, तब मैं खिड़की से बाहर उस पेड़ को देख रहा था। इससे पहले भी मैंने इस पेड़ को कई बार देखा है, लेकिन इस बार यह देखना कुछ अलग तरह का था। उसके बाहरी रूपाकार को देखने में तो कोई खास बदलाव नहीं था, सिवाय इसके कि उसके रंग अधिक चमकदार और अधिक जीवंत लग रहे थे। लेकिन इस बार उसमें एक नया आयाम जुड़ गया था, लेकिन उसका वर्णन करना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मुझे किसी ऐसी चीज का भान हो रहा था जो अगोचर थी, अदृश्य थी, उस पेड़ का सत्व या उसकी अंतरात्मा, अगर आप ऐसा कहना चाहें। और किसी हद तक मैं उसका हिस्सा था। मुझे आज इस वास्तविकता का बोध हुआ कि मैंने इस पेड़ को पहले सचमुच कभी देखा ही नहीं। जो कुछ देखा था वह थी उसकी एक सपाट, विरस और निर्जीव छवि। अब जबकि मैं उस पेड़ को देख रहा हूं तो वह बोध अभी भी है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि वह अब जा रहा है। वह अनुभूति अतीत में उतरती जा रही है। क्या ऐसा कुछ किसी एक क्षणिक झलक के अलावा कुछ और भी हो सकता है? एक पल के लिए आप समय से मुक्त हो गए थे, आप अब में चले आए थे और इसीलिए पेड़ को मन के चश्मे के बिना देख सके। बीइंग की सजगता आपके देखने का हिस्सा बन गई थी। काल निरपेक्षता के विस्तार के साथ एक अलग ही तरह का बोध आ जाता है। एक ऐसा बोध जो किसी भी जीव या वस्तु के अंदर बसने वाले प्राण की हत्या नहीं करता है। एक ऐसा बोध जो जीवन की पवित्रता और रहस्य को नष्ट नहीं करता है, बल्कि उसमें जो है के प्रति एक गहरा स्नेह व सम्मान रहता है। एक ऐसा बोध जिसके बारे में मन तो कुछ जानता ही नहीं है। मन इस पेड़ को जान ही नहीं सकता। वह तो पेड़ के बारे में केवल कुछ तथ्यों और जानकारियों को जान सकता है। मेरा मन आपको नहीं जान सकता। वह तो आपके बारे में केवल नाम, निष्कर्ष, तथ्य, राय आदि ही जान सकता है। केवल बीइंग ही प्रत्यक्षतः जानता है, स्पष्टतः जानता है। तथापि मन का भी एक स्थान है, महत्व है, और मन यह बात जानता है। वह स्थान, वह महत्व है दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यावहारिक कामकाज का क्षेत्र। लेकिन जब मन आपके जीवन के सभी क्षेत्रों की बागडोर अपने हाथ लेता है, अन्य जनों के साथ और प्रकृति के साथ आपके संबंधों को भी जब वह अपने हाथों में ले लेता है, तब यह एक इतना विकट भस्मासुर जैसा परजीवी बन जाता है कि यदि उस पर अंकुश न लगाया गया तो हो सकता है कि वह इस धरती के संपूर्ण जीवन को नष्ट करके अंततः अपने ही मेजबान को मारकर खुद को भी खत्म कर ले। वह है चैतन्यता में स्थायी रूप से चले जाना। इसलिए वर्तमान को नकारने के, वर्तमान का विरोधी, प्रतिरोधी बनने के पुराने ढर्रे को तोड़ डालिए। यह अपना स्वभाव बना लीजिए कि जब जब भूत और भविष्य में जाना आवश्यक न हो, तब तब आप खुद को उनसे बाहर निकाल लें और बाहर ही रखें। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी जितना संभव हो सके समय में प्रवेश करने से बचें। अगर अब में सीधे सीधे प्रवेश करना आपको मुश्किल लगे तो आप अपने मन की इस स्वभावगत आदत को ध्यान से देखना, उसका अवलोकन करना आरंभ करें कि किस तरह आपका मन अब से बच निकलना, उससे दूर भागना चाह रहा होता है। आप देखेंगे कि भविष्य की काल्पनिक तस्वीर वर्तमान के मुकाबले या तो बेहतर बनाई जाती है या बदतर। यदि कल्पना किया गया भविष्य बेहतर है तो वह आपको एक आशा, एक सुखद प्रत्याशा प्रदान करता है, और अगर वह बदतर है तो वह आप में व्यग्रता पैदा कर देता है। ये दोनों ही स्थितियां केवल भ्रम है, भ्रांति है। आत्म अवलोकन करने से आपके जीवन में अधिक उपस्थितता, विद्यमानता स्वयं चली आती है। जिस पल आपको बोध हो कि आप उपस्थित नहीं है, तब आप उपस्थित ही हो जाते हैं। जब आप अपने मन का अवलोकन करने की अवस्था में होते हैं, तब आप उसके जाल में नहीं फंसते हैं। तब एक अन्य कारक प्रवेश कर लेता है, लेकिन वह मन का नहीं होता, वह होता है प्रत्यक्षदर्शी वर्तमान। अपने मन के अवलोकनकर्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में उपस्थित रहिए। अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के और साथ ही अलग अलग स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं के अवलोकनकर्ता के रूप में। अपनी प्रतिक्रिया को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी कि आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि आपकी प्रतिक्रिया का कारण बना हुआ है। इस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका अवधान कितनी बार अतीत में या भविष्य में चला जाता है। जो आप देखें उसका निष्कर्ष मत निकालिए, उसका विश्लेषण भी मत कीजिए। अपने विचार को ध्यान से देखिए, अपनी भावना को महसूस कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया का अवलोकन कीजिए। उसे अपनी निजी समस्या मत बना लीजिए। तब आप किसी भी ऐसी चीज की अपेक्षा अधिक सबल महसूस करेंगे जिसका कि आप अवलोकन कर रहे हैं। यानी आपके मन में भरी हुई तमाम चीजों की अपेक्षा स्वयं आपकी शांत तथा अवलोकन करती विद्यमानता को, मौन दृष्टा को। जब कोई स्थिति एक प्रबल भावनात्मक आवेग के साथ आपकी प्रतिक्रिया को भड़का देती है, जैसे जब आपकी अपनी भी खतरे में पड़ रही हो, या भय को पैदा करने वाली चुनौती आपके जीवन में आ गई हो, या सब कुछ गलत हो रहा हो, या अतीत की कोई भावनात्मक मनोग्रंथि जाग उठी हो, तब एक अत्यंत सचेत उपस्थिति की, विद्यमानता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे प्रसंगों में आपकी प्रवृत्ति अचैतन्य होने की हो जाया करती है।
ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया या भावना आप पर हावी हो जाती है, बल्कि आप वही बन जाते हैं। प्रकट रूप में आप वही करने लगते हैं, जैसे आप खुद को सही ठहराने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, अपना बचाव करने लगते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के अलावा आप कुछ और नहीं रह जाते। आपका यह रवैया प्रतिक्रिया वाला होता है, यानी आपका मन आदतन अपने अस्तित्व को बचाने की मुद्रा में आ जाता है। मन के साथ खुद को तादात्म्य कर लेना इस अवस्था को और भी हवा दे देता है, और अपने मन का अवलोकन करना इस अवस्था की हवा निकाल देता है। अपने मन के साथ तादात्म्य करना काल को, यानी अतीत व भविष्य को ही विस्तार देता है, जबकि अपने मन का अवलोकन करना काल निरपेक्ष अवस्था के आयाम खोल देता है। वह ऊर्जा, वह शक्ति जो मन से निकाल ली जाती है, वह उपस्थिति में, विद्यमानता में बदल जाती है। एक बार जब आप यह अनुभूत कर लेते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहने का, वर्तमान में विद्यमान रहने का अर्थ क्या होता है, तब आपके लिए यह बहुत सरल हो जाता है कि जब भी आपको किसी व्यावहारिक प्रयोजन से समय में जाने की आवश्यकता न हो, तब आप सहज रूप से समय के आयाम से बाहर निकल आएं, ताकि आप अब में गहरे उतर सकें। ऐसा करने से समय को, यानी अतीत या भविष्य को व्यावहारिक कामकाज के लिए प्रयोग करने की आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती है, और न ही अपने मन का प्रयोग करने की आपकी क्षमता में कमी आती है। वास्तविकता तो यह है कि इससे इन क्षमाओं में वृद्धि ही होती है। तब जब आप अपने मन को प्रयोग कर रहे होंगे, तब आप पाएंगे कि वह अधिक कुशाग्र और अधिक एकाग्र हो गया है। आप अभी अभी यह झलक देख चुके हैं कि काल निरपेक्षता, यानी भूत या भविष्य से उदासीन होकर वर्तमान में रहने की अवस्था आपके देखने को कैसे रूपांतरित कर सकती है। लेकिन कोई एक अनुभव पर्याप्त नहीं होता, वह चाहे कितना भी सुंदर व गहरा क्यों न हो। जिसकी हमें दरकार है और जिसे हमारा सरोकार है, वह है चैतन्यता में स्थायी रूप से चले जाना। इसलिए वर्तमान को नकारने के, वर्तमान का विरोधी, प्रतिरोधी बनने के पुराने ढर्रे को तोड़ डालिए। यह अपना स्वभाव बना लीजिए कि जब जब भूत और भविष्य में जाना आवश्यक न हो, तब तब आप खुद को उनसे बाहर निकाल लें और बाहर ही रखें। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी जितना संभव हो सके समय में प्रवेश करने से बचें। अगर अब में सीधे सीधे प्रवेश करना आपको मुश्किल लगे, तो आप अपने मन की इस स्वभावगत आदत को ध्यान से देखना, उसका अवलोकन करना आरंभ करें कि किस तरह आपका मन अब से बच निकलना, उससे दूर भागना चाह रहा होता है। आप देखेंगे कि भविष्य की काल्पनिक तस्वीर वर्तमान के मुकाबले या तो बेहतर बनाई जाती है या बदतर। यदि कल्पना किया गया भविष्य बेहतर है, तो वह आपको एक आशा, एक सुखद प्रत्याशा प्रदान करता है, और अगर वह बदतर है, तो वह आप में व्यग्रता पैदा कर देता है। ये दोनों ही स्थितियां केवल भ्रम है, भ्रांति है। आत्म अवलोकन करने से आपके जीवन में अधिक उपस्थितता, विद्यमानता स्वयं चली आती है। जिस पल आपको बोध हो कि आप उपस्थित नहीं हैं, तब आप उपस्थित ही हो जाते हैं। जब आप अपने मन का अवलोकन करने की अवस्था में होते हैं, तब आप उसके जाल में नहीं फंसते हैं। तब एक अन्य कारक प्रवेश कर लेता है, लेकिन वह मन का नहीं होता, वह होता है प्रत्यक्षदर्शी वर्तमान। अपने मन के अवलोकनकर्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में उपस्थित रहिए, अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के, और साथ ही अलग अलग स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं के अवलोकनकर्ता के रूप में। अपनी प्रतिक्रिया को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी कि आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि आपकी प्रतिक्रिया का कारण बना हुआ है। इस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका अवधान कितनी बार अतीत में या भविष्य में चला जाता है। जो आप देखें उसका निष्कर्ष मत निकालिए, उसका विश्लेषण भी मत कीजिए। अपने विचार को ध्यान से देखिए, अपनी भावना को महसूस कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया का अवलोकन कीजिए, उसे अपनी निजी समस्या मत बना लीजिए। तब आप किसी भी ऐसी चीज की अपेक्षा अधिक सबल महसूस करेंगे जिसका कि आप अवलोकन कर रहे हैं, यानी आपके मन में भरी हुई तमाम चीजों की अपेक्षा स्वयं आपकी शांत तथा अवलोकन करती विद्यमानता को, मौन दृष्टा को। जब कोई स्थिति एक प्रबल भावनात्मक आवेग के साथ आपकी प्रतिक्रिया को भड़का देती है, जैसे जब आपकी अपनी भी खतरे में पड़ रही हो, या भय को पैदा करने वाली चुनौती आपके जीवन में आ गई हो, या सब कुछ गलत हो रहा हो, या अतीत की कोई भावनात्मक मनोग्रंथि जाग उठी हो, तब एक अत्यंत सचेत उपस्थिति की, विद्यमानता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे प्रसंगों में आपकी प्रवृत्ति अचैतन्य होने की हो जाया करती है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया या भावना आप पर हावी हो जाती है, बल्कि आप वही बन जाते हैं। प्रकट रूप में आप वही करने लगते हैं, जैसे आप खुद को सही ठहराने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, अपना बचाव करने लगते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के अलावा आप कुछ और नहीं रह जाते। आपका यह रवैया प्रतिक्रिया वाला होता है, यानी आपका मन आदतन अपने अस्तित्व को बचाने की मुद्रा में आ जाता है। मन के साथ खुद को तादात्म्य कर लेना इस अवस्था को और भी हवा दे देता है, और अपने मन का अवलोकन करना इस अवस्था की हवा निकाल देता है। अपने मन के साथ तादात्म्य करना काल को, यानी अतीत व भविष्य को ही विस्तार देता है, जबकि अपने मन का अवलोकन करना काल निरपेक्ष अवस्था के आयाम खोल देता है। वह ऊर्जा, वह शक्ति जो मन से निकाल ली जाती है, वह उपस्थिति में, विद्यमानता में बदल जाती है। एक बार जब आप यह अनुभूत कर लेते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहने का, वर्तमान में विद्यमान रहने का अर्थ क्या होता है, तब आपके लिए यह बहुत सरल हो जाता है कि जब भी आपको किसी व्यावहारिक प्रयोजन से समय में जाने की आवश्यकता न हो, तब आप सहज रूप से समय के आयाम से बाहर निकल आएं, ताकि आप अब में गहरे उतर सकें। ऐसा करने से समय को, यानी अतीत या भविष्य को व्यावहारिक कामकाज के लिए प्रयोग करने की आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती है, और न ही अपने मन का प्रयोग करने की आपकी क्षमता में कमी आती है। वास्तविकता तो यह है कि इससे इन क्षमाओं में वृद्धि ही होती है। तब जब आप अपने मन को प्रयोग कर रहे होंगे, तब आप पाएंगे कि वह अधिक कुशाग्र और अधिक एकाग्र हो गया है। मानसिक समय को अलविदा कीजिए, जीवन के व्यावहारिक पहलू के लिए समय का इस्तेमाल करना सीखिए। इसे आप घड़ी वाला समय कह सकते हैं, लेकिन जब वह व्यावहारिक प्रयोजन पूरा हो जाए, तो तुरंत अपने वर्तमान पल की सजगता में लौट आइए। इस तरह किसी मानसिक समय का सृजन नहीं होगा, यानी अतीत से जुड़े रहने और भविष्य की कल्पना करते रहने का लगातार और आदतन चक्र चलना शुरू नहीं होगा। घड़ी वाले समय का अर्थ केवल किसी से मिलने का या किसी यात्रा आदि का समय तय करना नहीं है, बल्कि इसमें शामिल रहता है अतीत से सबक सीखना, ताकि हम विगत की गलतियों को बार बार दोहराते न रहें। कोई लक्ष्य निर्धारित करना और उसके लिए काम करना भी इसमें शामिल रहता है, और भौतिकी व गणित आदि के दृष्टांतों तथा सिद्धांतों की विधियों से भविष्य का अनुमान लगाना और उन अनुमानों के आधार पर समुचित कार्य करना भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ भी, यानी व्यावहारिक रहन सहन के क्षेत्र में, जहाँ की हम अतीत या भविष्य के संदर्भ के बिना कार्य नहीं कर पाते हैं, वर्तमान पल ही प्रमुख कारक रहा करता है। अतीत में सीखा गया कोई भी सबक प्रासंगिक हो जाता है और उसे अब में लागू किया जाता है। कोई भी योजना और कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाना भी अब में ही तो होता है। एनलाइटेंड व्यक्तियों के अवधान का मुख्य फोकस हमेशा अब पर रहा करता है, लेकिन फिर भी एक हद तक वे समय से अवगत रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे घड़ी वाले समय का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मानसिक समय से, यानी मन के समय से वे सदा मुक्त रहते हैं। वे उसके चंगुल में नहीं फंसते हैं। इस अभ्यास को करते हुए आपको चौकस रहना होगा कि आप अनजाने में ही घड़ी वाले समय को मन के समय में न बदल डालें। उदाहरण के लिए, आपने अतीत में कोई गलती की है और उससे सबक आप अब ले रहे हैं, तो आप घड़ी वाले समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बात को लेकर बैठ ही जाते हैं और अपनी आलोचना करते रहते हैं, उस पर पश्चाताप, खेद, खिन्नता करते रहते हैं, अपराध बोध में रहने लगते हैं,
तब आप मैं और मेरा की गलती करने लगते हैं। आप इसे अपने स्व का भाव बना लेते हैं और तब यह मानसिक समय बन जाता है, जो कि हमेशा ही आपकी पहचान के एक मिथ्या भाव से जुड़ जाता है। क्षमा न करना निश्चय ही इसका अर्थ होता है मानसिक समय के भारी बोझ को अपने सिर पर लादे रखना। अगर आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो आप घड़ी वाले समय को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, फिर भी आप वर्तमान में उठाए जा रहे अपने हर कदम को पूरा सम्मान, पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर ही आवश्यकता से अधिक अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, शायद इसलिए कि आप उसमें सुख, उपलब्धि या अहं की तुष्टि चाह रहे होते हैं, तब आप अब को सम्मान व ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसे में वह तो बस भविष्य तक पहुंचने के लिए केवल कदम रखते जाने का एक जरिया बनकर रह जाता है, जिसका कोई तात्विक महत्व नहीं होता। घड़ी वाला समय तब मन के समय में तब्दील हो जाता है। आपकी जीवन यात्रा तब एक साहसिक यात्रा न होकर केवल एक विचारग्रस्त आवश्यकता बनकर रह जाती है, कहीं पहुंचने की, कुछ पाने की और पूरा करने की। फिर आप न तो यात्रा पट के इधर उधर खिले हुए फूलों को देखते या सूंघते हैं, और न ही जीवन के उस सौंदर्य का, उस अद्भुतता का आपको भान रहता है, जो कि आपको अपने चारों तरफ तब खिला हुआ दिखा करता है, जब आप अब में उपस्थित रहा करते हैं। अब के परम महत्व को मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता कि समय पूरी तरह एक भ्रम है, भ्रांति है। जब मैं कहता हूं समय एक भ्रम है, एक भ्रांति है, तब मैं आपको कोई दार्शनिक वक्तव्य नहीं दे रहा होता हूं। मैं तो आपको एक सामान्य तथ्य की याद दिला रहा होता हूं, एक इतना प्रत्यक्ष, इतना सीधा व साफ, इतना खुला तथ्य कि आप उसे देखने समझने का कष्ट भी न उठा रहे हो या उसे एक बेकार की चीज मान रहे हो। लेकिन यह बात अगर एक बार समझ में आ जाए, तो मन रचित जटिलताओं और समस्याओं की तमाम परतों को यह तलवार के एक झटके की तरह काट सकती है। इस बात को मैं दूसरे शब्दों में मैं यूं कहता हूं, केवल वर्तमान पल ही है जो आपके हाथ में है। ऐसा कोई समय कभी नहीं आया जब आपका जीवन यह पल नहीं था। क्या यह बात सत्य नहीं है? मानसिक समय का पागलपन, अगर आप मानसिक समय के बहुरूपीयपन पर एक नजर डाल लें, तो फिर आप निस्संदेह कह उठेंगे कि यह तो एक मनोरोग ही है। उदाहरण के लिए कोरी सिद्धांतवादिता जैसे साम्यवाद, राष्ट्रीय समाजवाद या कोई और राष्ट्रवाद, और कट्टर धार्मिक विचारधारा जो कि इस निहित धारणा पर चला करती है कि सर्वोत्तम अवस्था कहीं भविष्य में स्थित है और इसलिए वह मंजिल ही रास्ते को सही सिद्ध करती है। वह मंजिल तो एक ऐसा विचार है, एक ऐसी धारणा है, मनगढ़ंत भविष्य का एक ऐसा मुकाम है जो हमें मुक्ति, मोक्ष या उद्धार प्राप्त होने पर मिलेगा, जैसे सुख, परिपूर्णता, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि। वास्तव में होता यह है कि वहां तक पहुंचने के साधन वर्तमान में तो लोगों को गुलाम बनाने, कष्ट पहुंचाने, अत्याचार करने और हत्या तक कर देने वाले बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अनुमान है कि साम्यवाद को स्थापित करने व आगे बढ़ाने के लिए लगभग 5 करोड़ लोगों को मार डाला गया था, और यह सब रूस, चीन तथा अन्य देशों में एक बेहतर दुनिया बनाने के नाम पर किया गया था। यह एक ऐसा हिला देने वाला उदाहरण है जो बताता है कि एक भावी स्वर्ग बनाने के लिए वर्तमान को किस तरह एक नर्क बना दिया जाता है। क्या अब भी इसमें कोई संदेह है कि मनोवैज्ञानिक समय एक गंभीर व खतरनाक मानसिक रोग है? यह मानसिक आदर्श आपके जीवन को किस तरह संचालित किया करता है? क्या आप हमेशा ही जहां हैं वहां से अलग कहीं अन्यत्र होने की कोशिश किया करते हैं? जो कुछ भी आप किया करते हैं, क्या वह अधिकतर किसी मुकाम को पाने के साधन के रूप में किया करते हैं? क्या आपकी कार्य सिद्धि बहुत दूर नहीं बल्कि आसपास ही रहा करती है, या वह अल्प अवधि के सुख तक सीमित रहती है, जैसे सेक्स, खाना पीना, ड्रग्स या रोमांच और उत्तेजना? क्या आपका फोकस हमेशा ही कुछ बनने, कुछ हासिल करने, कुछ जीतने, कुछ प्राप्त करने या फिर कोई नया रोमांच या सुख का पीछा करने पर ही रहा करता है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि आप जितनी अधिक चीजें अर्जित करते जाएंगे, जितनी अधिक चीजों के मालिक बनते जाएंगे, आप उतने ही अधिक परिपूर्ण, बेहतर और मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण होते जाएंगे? क्या आप किसी ऐसे पुरुष या स्त्री की प्रतीक्षा में हैं जो आपकी जिंदगी को मायने दे सके? चेतना की मन के साथ तादाद में रहने वाली या आत्मज्ञान से वंचित रहने वाली अवस्था में अब में वास करने रहने वाली शक्ति और असीम सृजन क्षमता आमतौर पर मानसिक समय द्वारा पूरी तरह अंधेरे में धकेल दी जाती है। तब आपका जीवन अपना स्पंदन, अपनी ताजगी, अपना अचरज का भाव खो देता है और विचार, भावना, बर्ताव, प्रतिक्रिया और इच्छा का पुराना ढर्रा अपनी उद्देश्यहीन पुनरावृत्ति का तमाशा करता रहता है। आपके मन की लिखी हुई यह एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो आपको एक खास तरह की पहचान तो देती है, लेकिन अब की वास्तविकता को, उसके सत्य को या तो छिपा देती है या तोड़ मरोड़ देती है, और तब ऐसे असंतोषजनक वर्तमान से पलायन करने के लिए आपका मन भविष्य का दामन थाम लेता है। नकारात्मकता व दुख की जड़ें तो समय में समाई हुई हैं, लेकिन यह विश्वास कि भविष्य वर्तमान से बेहतर ही होगा, यह हमेशा तो एक भ्रम नहीं होता। वर्तमान भयंकर हो सकता है और भविष्य में हालात बेहतर हो सकते हैं, और अक्सर हो भी जाते हैं। भविष्य आमतौर पर अतीत की ही प्रतिकृति हुआ करता है। कुछ सतही बदलाव भले ही हो जाते हों, लेकिन वास्तविक रूपांतरण शायद ही कभी होता हो, और वह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि अब की शक्ति हासिल कर लेने के द्वारा क्या आप वर्तमान में इतना विद्यमान रह सकते हो कि अतीत का अंत ही कर दें। भविष्य के रूप में जिसे आप देख रहे हैं, वह वर्तमान की चेतना का ही तो एक अंतरंग भाग है। अगर आपका मन अतीत का बोझ उठाए हुए चल रहा है, तो आपको वह बोझ बढ़ता हुआ ही लगेगा। वर्तमान के अभाव में ही अतीत खुद की निरंतरता बनाए रखता है। वर्तमान में चैतन्यता की जैसी अवस्था होगी, वैसा ही आपके भविष्य का स्वरूप होगा, जो कि वास्तव में अब के रूप में ही अनुभूत किया जा सकता है। भले ही आप 1 करोड़ रुपए जीत जाएं, लेकिन इस प्रकार का बदलाव सतही ही होगा। तब आप अपने कामधाम उसी संस्कारग्रस्त ढर्रे के साथ केवल थोड़े अधिक विलासितापूर्ण वातावरण में कर रहे होंगे। आदमी ने परमाणु को तोड़ना सीख लिया है। एक लाठी से 10 या 20 लोगों को मारने के बजाय अब एक आदमी केवल एक बटन दबाकर 1 लाख लोगों को मार सकता है। क्या यही वह वास्तविक बदलाव है? यदि इस पल आपकी चेतना का यही वह गुणधर्म है जो कि भविष्य को निर्धारित करता है, तो फिर वह क्या है जो कि आपकी चेतना के गुणधर्म को निर्धारित करता है? वह है आपकी उपस्थिति की, आपकी विद्यमानता की मात्रा। इसलिए एकमात्र वह स्थान जहां असल परिवर्तन हो सकता है और जहां अतीत का अंत हो सकता है, वह है अब। जितनी भी नकारात्मकता है, वह मानसिक समय का संग्रह करने और वर्तमान का परित्याग करने के कारण होती है। बेचैनी, व्यग्रता, तनाव, दबाव, चिंता, ये सब भय के ही रूप हैं, और जरूरत से ज्यादा भविष्य को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही ये भय पैदा होते हैं। अपराध भाव, पश्चाताप, कुढ़न, मनोमालिन्य, व्यथा, शिकायत, उदासी, कटुता और क्षमा न करने का कोई भी रूप, ये सभी जरूरत से ज्यादा अतीत को पालने और पर्याप्त रूप से वर्तमान में न रहने के कारण ही पैदा होते हैं। अधिकतर लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि चैतन्यता की अवस्था में नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो जाना संभव हो जाता है, और यह अवस्था वह मुक्त अवस्था भी है जिसकी ओर सभी आध्यात्मिक शिक्षाएं इशारा करती हैं। यह मुक्ति का आश्वासन है, किसी भ्रांत भविष्य में नहीं, बल्कि यहीं और अभी। शायद आपको इस बात को पहचानना मुश्किल हो कि समय ही आपके दुखों का, आपकी समस्याओं का कारण है, क्योंकि आपको तो यही लगा करता है कि आपके दुख, आपकी समस्याएं तो आपके जीवन की किन्हीं खास परिस्थितियों के कारण होती हैं, और उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण से ही देखा भी जाता है। यह सच है, लेकिन जब तक आप इसकी असली जड़ को, यानी समस्या निर्माता, अपने मन की गड़बड़ को, अतीत और भविष्य के प्रति इसकी आसक्ति को और अब के प्रति इसकी विरक्ति को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब वे ही समस्याएं बारी बारी से आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी। आपकी सभी समस्याओं को या आपके दुख के दिखते कारणों को या आपकी अप्रसन्नताओं को अगर किसी जादू से दूर कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप वर्तमान में पर्याप्त रूप से उपस्थित रहना शुरू न करें, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आप खुद को समस्याओं के वैसे ही गिरोह के बीच, दुखों के वैसे ही कारणों के बीच दोबारा घिरे पाएंगे, जो कि आपकी छाया की तरह आपके साथ साथ चला करते हैं।
अंततः समस्या केवल एक है, खुद को समय के साथ बांध लेने वाला आपका यह मन। मैं नहीं मानता कि कभी मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता हूं जहां की मैं समस्याओं से पूरी तरह मुक्त हो जाऊं। आप ठीक कह रहे हैं। आप कभी भी उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आप उसी मुकाम पर ही तो हैं। समय में यानी अतीत में या भविष्य में कोई मुक्ति नहीं होती, कोई उद्धार नहीं होता। आप भविष्य में स्वतंत्र नहीं हो सकते। वर्तमान ही स्वतंत्रता की कुंजी है, इसलिए आप केवल अब में स्वतंत्र हो सकते हैं। अपनी जीवन परिस्थितियों के तले जीवन की तलाश मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं अब में कैसे स्वतंत्र हो सकता हूं। जैसा कि होता है, इस समय मैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी हूं। यह एक तथ्य है, और अगर मैं खुद को यह समझाने लगूंगा कि सब कुछ ठीक, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है, तब मैं खुद को बहका ही तो रहा हूंगा। मेरे लिए तो वर्तमान पल बड़ा ही दुखद है। वह मुझे बिल्कुल भी मुक्ति नहीं दे रहा है, मेरा उद्धार नहीं कर रहा है। जो चीज मुझे चला रही है वह है भविष्य में किसी सुधार की संभावना। आपको लग रहा है कि आपका ध्यान अवधान वर्तमान पल में है, जबकि इसे समय द्वारा, अतीत व भविष्य द्वारा पूरी तरह हड़प लिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अब में पूरी तरह विद्यमान हो और दुखी भी हो। आप जिसे अपना जीवन कह रहे हैं, उसे जीवन की परिस्थिति कहना अधिक उचित होगा। यह मानसिक समय है। भूत और भविष्य, भूतकाल या अतीत में कुछ बातें जिस तरह हुई हैं, आप नहीं चाहते थे कि वे उस तरह हों। अतीत में जो कुछ भी हुआ, आप अभी भी उसका विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं, और अब आप उसका विरोध प्रतिरोध कर रहे हैं जो है। आशा वह है जो आपको चलाती रहती है, लेकिन आशा आपके फोकस को भविष्य पर केंद्रित रखती है, और वह निरंतर फोकस अब के प्रति आपकी अस्वीकृति को स्थायी बनाए रखता है, और इस तरह आपके दुख को भी। यह सच है कि मेरे वर्तमान जीवन की परिस्थिति उन बातों का परिणाम है जो कि अतीत में घटित हुई थी, लेकिन फिर भी वह मेरी वर्तमान जीवन परिस्थिति तो है ही, लेकिन इसमें फंसा होना मुझे दुखी कर देता है। कुछ देर के लिए अपने जीवन की परिस्थिति को भूल जाइए और अपने जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें अंतर क्या है? आपकी जीवन परिस्थिति का वजूद समय में रहा करता है, अतीत व भविष्य में रहा करता है। आपका जीवन तो अब है। आपकी जीवन परिस्थिति आपके मन का मामला है। आपका जीवन वास्तविकता है। खोजिए उस संकरे द्वार को जो जीवन की ओर ले जाता है, उसे अब कहते हैं। अपने जीवन को समेटकर इस पल में ले आइए। आपकी जीवन परिस्थिति समस्याओं से भरी हो सकती है। अधिकांश जीवन परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं, लेकिन यह तो देखिए कि क्या इस पल में कोई समस्या है? आने वाले कल में नहीं, और नहीं 10 मिनट बाद में, बल्कि अब में। क्या आपको अब कोई समस्या है? जब आप समस्याओं से भरे होते हैं, तब कुछ भी नया प्रवेश नहीं हो पाता है, समाधान तक की जगह नहीं बचती है। इसलिए जब भी आप कर सकें, थोड़ी जगह बनाएं, थोड़ा